नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात में आज कोरोना की सुनामी में चीन की सरकार ने सरेंडर कर दिया। रूस के दोस्त सर्बिया से नेटो ने भिड़ने की तैयारी कर ली। क्या राहुल की तुलना राम से करके कांग्रेस फंस गई? और क्या सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस की मिस्ट्री सुलझाने में नए सिरे से फिर जुटेगी? उधर कोरोना वायरस से बेहाल हो चुके चीन में 10 लाख लोगों की मौत की आशंका जताई गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन की सरकार को लोगों की जान की जरा भी परवाह नहीं दिख रही। लोगों के इलाज के सारे इंतजाम दम तोड़ चुके हैं, लेकिन चीन की सरकार कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील देना बंद नहीं कर रही। मतलब यह कि कोरोना वायरस से बेहाल चीन के लोग पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। इसीलिए चीन के अस्पतालों के अंदर तो क्या, बाहर भी मरीजों की भीड़ जमा हो गई। ये वो मरीज बताए गए जिनके लिए अस्पताल में बेड मौजूद नहीं थे। अस्पताल के अंदर तो हालात और भी भयानक दिखे। रिसेप्शन के आगे की जगह पर कई बेड लगाकर मरीजों के इलाज का इंतजाम किया गया। फर्श पर लिटाकर भी मरीजों के इलाज की एक तस्वीर सामने आई। एक वीडियो भी इंटरनेट पर डाला गया जिसमें अस्पताल का एक कमरा दिखाया गया। बेड के साथ कुछ मरीजों को फर्श पर लिटाकर इलाज किया जा रहा था। कोरोना वायरस के इस खतरनाक विस्फोट ने चीन की ताकत की पोल खोलकर रख दी। अस्पताल में बेड तो क्या, वहां ऑक्सीजन तक की किल्लत पैदा हो गई। बुखार में दी जाने वाली दवाओं की किल्लत तो पिछले 10 दिन से चल रही है। ऊपर से डॉक्टरों और नर्सों की भी भारी कमी है। लेकिन चीन की सरकार को दम तोड़ रहे लोगों की जान से ज्यादा कारोबार की फिक्र है, जिसके लिए अब पूरी दुनिया में चीन की फजीहत होनी शुरू हो गई। क्योंकि बीजिंग में मातम का सन्नाटा पसरा है, तब चीन कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हटाने में लग गया। अब ताजा फैसले के मुताबिक चीन पहुंचने वाले लोगों को क्वारंटीन करने का नियम खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल के जश्न में चीन जरा भी कोताही नहीं करना चाहता। पहले शंघाई के कुछ बाजारों में चकाचौंध और भीड़-भाड़ के वीडियो सामने आए थे, लेकिन अब तो बीजिंग में भी कुछ जगहों पर जश्न की तैयारियों के वीडियो इंटरनेट पर डाल दिए गए। दावा यह है कि चीन कारोबार के साथ समझौता करना नहीं चाहता, इसीलिए वहां रोज हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं। लेकिन चीन को फिक्र है तो केवल कारोबार की। माना जा रहा है कि चीन की सरकार अब वहां की जनता से बदला लेने के मूड में है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ वहां की जनता ने ही बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था, जिसके बाद चीन की सरकार पाबंदियों में ढील देने पर मजबूर हो गई थी। पाबंदियों में दी गई वही ढील चीन में कोरोना विस्फोट की वजह बन गई। अब हालत यह है कि जो कंटेनर वहां मरीजों को क्वारंटीन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उनमें शवों को रखा जा रहा है, क्योंकि शवों को रखने के लिए कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची। अस्पतालों के मुर्दा घरों में शव रखने के सारे इंतजाम भर गए। फर्श पर रखे शवों की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। हद तो तब हो गई जब अस्पताल में कबाड़ रखने वाले स्टोर रूम तक में फर्श पर शव रखे हुए दिखे। इससे पहले कब्रिस्तानों के बाहर लोगों की लंबी कतारों के वीडियो भी बीजिंग का सच दुनिया को बता चुके हैं। लेकिन चीन ने कोरोना वायरस के कारण एक भी मरीज की जान जाने की बात कबूल नहीं की। इसीलिए WHO के सब्र का बांध भी टूट रहा है। मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द चीन कोरोना से जुड़े सही आंकड़े दुनिया को बताए। हालांकि कोरोना के आंकड़ों पर चुप्पी साधे बैठे चीन में हड़कंप का एक और संकेत मिला। खबर है कि चीन ने अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी। हालांकि कोरोना महामारी आने के बाद से ही चीन की जिद थी कि वो विदेशी वैक्सीन को मंजूरी नहीं देगा, जबकि चीन में बनी वैक्सीन कोरोना वायरस पर कारगर नहीं है। अपनी वैक्सीन की पोल खुलने के बाद चीन ने फाइजर को मंजूरी देने का फैसला लिया। उधर चीन की तरह ब्रिटेन में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ब्रिटेन में इस महामारी की 5वीं लहर की एंट्री के बाद तो हालात तेजी से बिगड़ गए, क्योंकि पिछले हफ्ते ब्रिटेन में रोजाना कोरोना के 40,000 नए मामले सामने आए। खबर है कि इस दौरान 250 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हुई, जिस वजह से वहां के लोग एक बार फिर दहशत में हैं। इस बीच ब्रिटेन सरकार ने ऐलान कर दिया कि वो अगले साल की शुरुआत में कोरोना के आंकड़े रोजाना जारी करना बंद कर देगी। हालांकि कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में कोरोना की 5वीं लहर में सबसे ज्यादा मामले अगले साल जनवरी में ही आएंगे, जिसके बाद इसका असर कम होने की संभावना जताई गई। इधर देश भर के कई अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सफदरजंग अस्पताल पहुंचकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया और डॉक्टरों समेत अस्पताल प्रबंधन से कोरोना से निपटने की तैयारियों की जानकारी ली। केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मॉक ड्रिल के दौरान LNJP अस्पताल पहुंचे। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने के बाद से ही केंद्र सरकार अलर्ट पर है। इसीलिए कोरोना के खिलाफ तैयारियों को परखने के लिए देश भर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। इस बीच कर्नाटक में अब कोरोना के BF.7 वेरिएंट का मुफ्त इलाज होगा। कर्नाटक सरकार ने इसकी जिम्मेदारी 2 अस्पतालों को दी, जहां ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BF.7 से संक्रमित लोगों का इलाज किया जाएगा।
जिसके लिए बेंगलुरु में जिला अस्पताल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बेंगलुरु में विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उधर नाक से दी जाने वाली इनकोवैक वैक्सीन जनवरी से देश भर में मिलनी शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को 23 दिसंबर को मंजूरी दी थी, जिसकी कीमत भी तय कर दी गई। भारत बायोटेक की इनकोवैक वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में लगवाई जा सकेगी, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए 800 रुपए देने होंगे, जिसकी बुकिंग कोविन पोर्टल से की जाएगी। इधर दिल्ली के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली एयरपोर्ट पर टीचरों की ड्यूटी लगाने का फैसला वापस ले लिया। डीडीएमए ने कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए टीचरों को तैनात करने का फैसला लिया था, लेकिन विरोध के बाद अथॉरिटी को फैसला वापस लेना पड़ा। इससे पहले टीचरों को 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात करने का फैसला लिया गया था। डीडीएमए के मुताबिक जरूरत पड़ने पर एयरपोर्ट पर अब सिविल डिफेंस स्टाफ की तैनाती की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन की वजह से एक दूसरे को आंख दिखा रहे रूस और नेटो अब किसी भी दिन खुलकर भिड़ सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई यूक्रेन में नहीं होगी। यूरोप में युद्ध का एक नया मोर्चा खुलता दिख रहा है और इस बार सर्बिया और कोसोवो जंग का मैदान बन सकते हैं। बीते कुछ महीने से सर्बिया और कोसोवो युद्ध की बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं और अब दोनों युद्ध की वो दहलीज लांघने के मूड में हैं। सर्बिया ने तो अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दे दिया है। वहीं कोसोवो की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने सर्बिया को हालात सुधारने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में अगर सर्बिया और कोसोवो एक दूसरे पर टूटे तो यूक्रेन की जंग महज ट्रेलर बनकर रह जाएगी। दुनिया ऐसी लड़ाई देखेगी जिसमें बड़े बड़े देश एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोसोवो और सर्बिया भले ही यूरोप के छोटे देश हों, लेकिन ये दोनों बहुत बड़ी जंग करा सकते हैं, और वो भी ऐसी जंग जो विश्व युद्ध तक भड़का सकती है। इसकी वजह यह है कि सर्बिया पुतिन का दोस्त है, चीन भी उसके साथ है। दूसरी तरफ कोसोवो के पीछे अमेरिका और नेटो से लेकर पूरा यूरोप खड़ा है। इसलिए अगर सर्बिया और कोसोवो ने एक दूसरे पर एक पत्थर भी फेंका तो उनके साथ ही तोप गोले बरसाने पर उतर आएंगे। यानी जो यूक्रेन में होने से अब तक बचा हुआ है वो अब वाकई हो सकता है, क्योंकि अमेरिका समेत नेटो के 5 ताकतवर देशों ने सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम यह कि अगर सर्बिया ने मामला नहीं सुलझाया तो फिर उसे बहुत खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। ऐसा अंजाम जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पुतिन वर्सेस नेटो होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने सर्बिया को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सर्बिया उत्तरी कोसोवो में हो रहे बवाल को रोक ले। अब इस धमकी का एक ही मतलब निकाला जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर सर्बिया ने ऐसा नहीं किया तो नेटो पुतिन के दोस्त सर्बिया पर जंग छेड़ सकता है, लेकिन सर्बिया के सिर पर भी रूस और चीन का हाथ है, इसलिए उसके तेवर भी बात मानने के नहीं बल्कि अपना दम दिखाने के हैं। यही वजह है कि सर्बिया ने अपनी सेना को जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहने को कह दिया। उसके राष्ट्रपति ने 2 टूक कहा कि वो सर्बिया के लोगों की हिफाजत के लिए सब कुछ करेंगे। यानी सर्बिया जंग की तैयारी करके बैठा है। उसने कोसोवो से लगने वाली अपनी सीमा पर सेना की तैनाती तो बढ़ाई है ही, उसने अपनी स्पेशल आर्म्ड फोर्स को भी 1500 से बढ़ाकर 5000 करने का फैसला ले लिया। यहाँ तक कि सर्बिया की पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल भी सेना की कमांड में सौंप दिए गए हैं। असल में बीते दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कोसोवो अपने उत्तरी इलाके में बसे सर्ब समुदाय के लोगों पर हमला करने वाला है। उन्हीं मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर सर्बिया कोसोवो बॉर्डर पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ाने में लगा है। उन मीडिया रिपोर्ट को इसलिए दम मिल रहा है क्योंकि बीते कुछ वक्त से कोसोवो की सरकार और उत्तरी कोसोवो में बसे सर्ब समुदाय के लोग आमने सामने हैं, और अब की बार मसला ज्यादा गंभीर हो गया है। कोसोवो में अल्बेनियाई मूल के लोग बहुसंख्यक हैं और सर्ब समुदाय के लोग अल्पसंख्यक, लेकिन उत्तरी कोसोवो में मामला उल्टा है। वहाँ सर्ब समुदाय के लोगों की आबादी ज्यादा है। ये इलाका सर्बिया से सीमा भी साझा करता है। अब चक्कर यह है कि कोसोवो तो सर्बिया से अलग होकर खुद को आजाद देश घोषित कर चुका है, लेकिन अब तो सर्बिया उसे आजाद मानता है और न ही कोसोवो में रहने वाले सर्ब समुदाय के लोग। वहाँ के सर्ब समुदाय के लोग खुद को सर्बिया का ही हिस्सा मानते हैं। यही है पूरे फसाद की जड़। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बड़े देश कोसोवो को अलग देश की मान्यता देते हैं और उसके पीछे खड़े हैं। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। ये प्रस्ताव दोनों राज्यों के बीच की विवादित जमीन को महाराष्ट्र में मिलाने से जुड़ा था, जो बिना किसी विरोध के पारित भी हो गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि बेलगावी समेत विवादित इलाके के 865 गांवों को महाराष्ट्र में मिला लिया जाएगा। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद बढ़ने की आशंका जताई गई। उधर इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान को रूस से हाइपरसोनिक मिसाइल मिल सकती है। दावे के मुताबिक जिस तरह ईरान ड्रोन देकर जंग में रूस की मदद कर रहा है, वो भी ईरान को मिसाइल दे सकता है।
इस खबर ने इजरायल की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच तनाव इन दिनों चरम पर है। इजरायल परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार ईरान को घेरने में जुटा है। कुछ दिन पहले ही इजरायल ने यह दावा भी किया था कि ईरान उस पर हमले की साजिश रच रहा है। ऐसे में अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल उसके हाथ लग गया तो इजरायल के लिए खतरा कई गुना और बढ़ जाएगा। इसी बात से परेशान इजरायल अब अमेरिका समेत दूसरे देशों से गुहार लगा रहा है ताकि ईरान और रूस के गठजोड़ को तोड़ा जा सके, क्योंकि यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद ही रूस और ईरान एक दूसरे के करीब आ गए और ईरान ने रूस की झोली अपने सबसे खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन से भर दी। दावा है कि ईरान ने बड़ी संख्या में शाहिद 136 ड्रोन रूस भेजे, जिनका उसने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया और इजरायल के मुताबिक अब दोनों के बीच एक बार फिर बड़ी डील होने जा रही है। और जल्द ही होने वाली इस डील के बाद ईरान सैकड़ों शाहिद 136 ड्रोन रूस भेज देगा। इजरायल ने डर जताया कि ईरान के इस कदम के बाद यूक्रेन की जंग तेज हो जाएगी, क्योंकि रूस पिछले कई महीनों से यूक्रेन पर ड्रोन से ही ज्यादा हमले कर रहा है। ऐसे में अगर उसके पास सैकड़ों और ड्रोन पहुंच गए तो फिर उसके हमलों की तादाद भी बढ़ जाएगी। इजरायल के मुताबिक रूस भी इसके बदले में ईरान की मदद करेगा और वो ड्रोन के बदले ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल देगा। इस बीच मुंबई में पुलिस ने रूस के 2 यूट्यूबरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि दोनों एक 60 मंजिला इमारत पर स्टंट कर रहे थे। तभी इमारत के सुरक्षा कर्मियों ने रूस के दोनों यूट्यूबरों को पकड़ लिया और इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई। साथ ही इसकी जानकारी रूसी दूतावास को भी दे दी। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी स्टंट का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालते थे। उधर अफगानिस्तान के फैजाबाद में एक पुलिस अधिकारी को बम से उड़ाने का वीडियो आतंकियों ने जारी किया। एक रोज पहले हुए इस हमले को आतंकी संगठन ISIS ने अंजाम दिया था और इस हमले के जारी किए गए वीडियो में कार में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। इस हमले का वीडियो खुद ISIS ने जारी किया, जिसे एक कार में बैठकर बनाया गया था। उस वीडियो में फैजाबाद शहर में बदख्शां प्रांत के पुलिस प्रमुख मौलवी अब्दुल हक उमर अपने कुछ साथियों के साथ ऑफिस की तरफ जाते दिखाई दिए। सड़क के किनारे कुछ गाड़ियां भी खड़ी नजर आईं। तभी पास खड़ी एक कार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। कार में हुए इस धमाके की वजह से अब्दुल हक उमर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट में एक नया इतिहास बन गया। पहली पारी में पाकिस्तान की टीम के पहले 2 विकेट स्टंप आउट हुए, जो टेस्ट क्रिकेट के 145 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ये कारनामा न्यूजीलैंड के विकेटकीपर टॉम ब्लंडल ने पाकिस्तान के बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद को स्टंप कर किया। उन्होंने एजाज पटेल की गेंद पर पहले शफीक को स्टंप कर दिया। उसके बाद बैटिंग करने आए शान मसूद को ब्रेसवेल की गेंद पर स्टंप कर पवेलियन भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ बाबर आजम पाकिस्तान की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ 161 रन की शानदार पारी खेलकर बनाया। इस बीच बेलगाम बर्फीला तूफान अमेरिका में लोगों की बलि लेता जा रहा है। वहां मरने वाले लोगों का आंकड़ा 60 के करीब पहुंच गया है। यह आंकड़ा तब बढ़ा जब प्रशासन की टीम बर्फ में दबी गाड़ियों में फंसे लोगों को बचाने पहुंची, लेकिन उसके हाथ लोगों के शव लगे और सामने आई तस्वीरों में इस दर्दनाक सच्चाई की तस्दीक भी हो गई। न्यूयॉर्क मौसम की इस मार का सबसे बड़ा शिकार बना है। वहां के वीडियो में जगह जगह गाड़ियां कई इंच बर्फ के ढेर में जमी दिखी। लोग उनमें सवार होकर किसी मंजिल पर निकले थे, लेकिन बर्फीले तूफान में ऐसे फंसे कि कारें ही उनका कब्रिस्तान बन गईं। बताया गया कि कई लोग 2-2 दिन तक बर्फीले तूफान के बीच अपनी गाड़ी में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। पश्चिमी न्यूयॉर्क के कई हिस्सों में 3.5 फीट से भी ज्यादा बर्फ जम चुकी है और खतरे की बात यह है कि वहां 9 इंच बर्फ और गिरने की आशंका है। यानी अमेरिका के सिर से मुसीबत के बादल छटते नहीं दिख रहे। जिस तरह से वहां बर्फीला तूफान बर्बादी लाया है, उसने अमेरिका को बेबस कर दिया है, क्योंकि बर्फ में दबी अमेरिका जैसी महाशक्ति मौसम से चाहकर भी लड़ नहीं पा रही। वहां की लेक मिशिगन में तो पानी नजर ही नहीं आया, बस बर्फ ही बर्फ दिखी, वो भी ऐसे जमी की कलाकृति बनाए नजर आई। अमेरिका की राजधानी में भी मौसम का असर देखने को मिला। वहां नेशनल मॉल में पानी का पूल बर्फ में जमकर पत्थर बन गया। जिस पानी में लोग परछाई देखते थे, वहां जमी हुई बर्फ पर वो स्केटिंग करते नजर आए। इधर अभिनेता सलमान खान को उनके जन्मदिन की बधाई देने शाहरुख खान पहुंचे। सलमान खान ने इस साल अपना 57वां जन्मदिन मनाया, जिसके जश्न में शाहरुख भी पहुंचे और उन्होंने सलमान को गले लगाकर उनके जन्मदिन की बधाई दी, जिसकी तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर छा गईं। तस्वीरों में दोनों ही ऑल ब्लैक लुक में नजर आए। उधर उत्तर कोरिया के जंगी ड्रोन की घुसपैठ के बाद दक्षिण कोरिया ने भी अपने दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया। एक दिन पहले उत्तर कोरिया के कई ड्रोन ने दक्षिण कोरिया की सीमा लांघी थी, जिसके बाद दक्षिण कोरिया ने पहली बार अपने घातक ड्रोन को उत्तर कोरिया की सीमा में भेज दिया। यानी उसने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को ऐसा जवाब दिया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये पहली बार हुआ जब दक्षिण कोरिया ने बचाव के बजाय आक्रामक रुख अपनाया। हालांकि
एक रोज पहले जब उत्तर कोरिया के जंगी ड्रोन ने उसकी सीमा लांघी थी, तब दक्षिण कोरिया ने उस ड्रोन पर वार कर दिया था। कहा जा रहा है कि दक्षिण कोरिया की सेना अपनी सीमा में ड्रोन की घुसपैठ से बौखला गई है, क्योंकि खबर है कि उत्तर कोरिया की इस हरकत के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बावजूद उत्तर कोरिया के घुसपैठ करने पर अपनी सेना पर नाराजगी जताई और इसके साथ ही उन्होंने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए सेना की स्पेशल टीम बनाने का ऐलान भी कर दिया। हालांकि दक्षिण कोरिया की टेंशन सिर्फ ड्रोन ही नहीं है, बल्कि किम की वो घातक मिसाइलें भी हैं जिनका परीक्षण वो लगातार कर रहे हैं। एक दिन पहले भी किम ने शॉर्ट रेंज की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया था। इसके साथ ही उन्होंने राजधानी प्योंगयांग में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ अहम बैठक भी की थी। खबर है कि इस बैठक में अगले साल यानी 2023 में उत्तर कोरिया की रणनीति पर चर्चा की गई। मतलब अगले साल के लिए उत्तर कोरिया के क्या प्लान होंगे और वो अलग अलग देशों के साथ किस तरह के रिश्ते रखेगा, इन मुद्दों पर मंथन किया गया। इस बीच राहुल गांधी ने महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस ने इसके प्रभाव को लोगों तक पहुंचाने का प्लान बनाया, जिसके तहत राहुल गांधी देश भर में रैली करेंगे, जबकि महिला वोटरों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी की होगी। इसके लिए वो हर राज्य की राजधानी में महिला मार्च निकालेंगी, जिसमें समाज के हर तबके की महिलाओं को जोड़ने की कोशिश होगी। महिला वोटरों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करने की भी तैयारी है। उधर बलूचिस्तान के ग्वादर में चीन के खिलाफ जारी विद्रोह से पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ग्वादर राइट्स मूवमेंट नाम के आंदोलन से जुड़े लोग अपनी मांगों को लेकर वहां धरने पर बैठे हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 महीने से ग्वादर पोर्ट ठप पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया, जो पोर्ट को पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से जोड़ता है। चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि चीनी नागरिकों को वहां के लोग देखना तक पसंद नहीं कर रहे। कुछ रोज पहले ही ग्वादर राइट्स मूवमेंट नाम के आंदोलन से जुड़े हक दो तहरीक नाम के संगठन ने पोर्ट में मौजूद चीनी नागरिकों को ग्वादर छोड़ने की धमकी दे दी थी, जिससे पाकिस्तान की सरकार घुटनों पर आ गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं चीन ने भी ग्वादर में हो रहे विरोध पर नाराजगी जताई, क्योंकि प्रदर्शन की वजह से ग्वादर में चीन के कई प्रोजेक्ट अटके हैं। असल में चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत 2013 में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत करीब 3000 किलोमीटर लंबा रूट आता है, जो चीन के उत्तर पश्चिम इलाके को ग्वादर से जोड़ता है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्वादर में सिर्फ 3 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और 12 अधूरे हैं। इसी वजह से चीन परेशान है और उसे ये डर सता रहा है कि कहीं विद्रोह की वजह से उसे ग्वादर से अपना बोरिया बिस्तर न समेटना पड़े। इधर मुंबई में गोडदेव शमशान घाट पर टीवी अभिनेत्री तुनिशा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तुनिशा की अंतिम विदाई में सैकड़ों की तादाद में लोग शमशान घाट पहुंचे, जहां तुनिशा को अंतिम विदाई दी गई। अपनी बेटी की चिता देखकर तुनिशा की मां बेसुध हो गई, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने संभाला। तुनिशा के अंतिम संस्कार के दौरान शिजान खान की मां और बहन भी पहुंचे। तुनिशा के परिवार ने शिजान खान पर आरोप लगाया है कि उसकी वजह से ही उनकी बेटी ने आत्महत्या की। इस बीच आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने सीरिया के अल हसका प्रांत में मौजूद एक जेल पर हमला कर दिया। खबर है कि उस जेल में IS के कई आतंकी पिछले कई महीनों से कैद हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने सीरिया के 6 सुरक्षा कर्मियों की जान ले ली। इस हमले में 2 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। बताया गया कि उस जेल में IS के 200 से ज्यादा आतंकी बंद हैं। इस घटना के बाद अल हसका प्रांत में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। खबर है कि सीरिया की सेना ने इस प्रांत में बड़े पैमाने पर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान चलाया था और उसके कई आतंकियों की गिरफ्तारी इसी अभियान के तहत की गई थी। इधर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में तेंदुए के घुसने की खबर से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना फौरन पुलिस और वन विभाग की टीम को दी गई, जिन्होंने सोसाइटी में तलाशी अभियान चलाया, मगर उन्हें कहीं भी सोसाइटी में तेंदुए के होने का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि एहतियातन सोसाइटी में अलर्ट जारी कर दिया गया। कोई आवश्यक है काम तो ही बाहर आए, अदरवाइज ना आए बाहर। बताया गया कि हाउसिंग सोसाइटी में एक जगह काम चल रहा है, जहां तैनात गार्ड ने रात में तेंदुए को दिखने की सूचना दी थी। उधर अफगानिस्तान में महिलाओं के बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच राजधानी काबुल में तालिबान ने सुरक्षा बढ़ा दी। हाल ही में तालिबान सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों में लड़कियों की पढ़ाई पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद से ही पूरे अफगानिस्तान में बवाल मचा हुआ है। राजधानी काबुल समेत कई शहरों में छात्राएं और उनका साथ देने उतरी महिलाएं इस फैसले का विरोध कर रही हैं। इस बीच तालिबान सरकार के निर्देश पर काबुल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई, जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए और वहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली गई। इसके अलावा पूरे शहर में सुरक्षा कर्मी तैनात दिखे। तालिबान सरकार को डर है कि आने वाले दिनों में इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाई कोर्ट ने तलाक के मुद्दे पर एक अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला पुरुषों की तरह गुटखा खाती है, शराब पीती है या
मांस खाती है तो इन बातों के आधार पर उसका पति तलाक की याचिका दायर कर सकता है। क्योंकि महिला के शराब पीने, मांस खाने या गुटखा खाने को कोर्ट ने पति को प्रताड़ित करने जैसा बताया। तलाक के जिस मामले में कोर्ट ने यह आदेश सुनाया उसमें भी महिला के खिलाफ उसके पति ने इन्हीं बातों को आधार बनाया था और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उसकी तलाक की अर्जी मंजूर कर ली। इस बीच अमेरिका में हुए हादसे के बाद इजरायल ने F-35B लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल बंद कर दिया। 10 रोज पहले ही अमेरिका के टेक्सास में एक F-35B फाइटर जेट लैंडिंग के दौरान रनवे से टकरा गया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें अमेरिका का एक F-35B लड़ाकू विमान रनवे पर लैंडिंग करता नजर आया था, लेकिन लैंडिंग के दौरान उसका अगला हिस्सा जमीन से टकरा गया था। इस हादसे के बाद ही इजरायल ने अपने 11 F-35B लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल बंद कर दिया। इजरायल के मुताबिक हादसे की पूरी जांच होने तक F-35B उसकी फ्लीट में शामिल नहीं हो सकता, जबकि अमेरिका का ये फाइटर प्लेन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में माहिर है। मतलब ये कि F-35B लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर की तरह सीधा जमीन से ऊपर उठ सकता है और सीधा उतर भी सकता है, लेकिन टेक्सास में ऐसा करने के दौरान ही वो हादसे का शिकार हो गया था। इधर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री दादा भुसे का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो 2 लोगों को थप्पड़ मारते नजर आए। ये वीडियो एनसीपी के विधायक जितेंद्र अवार्ड ने ट्वीट किया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दादा भुसे 2 लोगों से गाली गलौज करते दिखे और फिर अचानक उन्होंने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आरोप है कि दोनों लोगों को मंत्री दादा भुसे ने पहले तो धमकाया और फिर उनके गाल पर तमाचे मारे, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने उन पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उन पर एक्शन लेने की मांग भी की। उधर खबर है कि क्रिसमस पर हुए हमले का बदला लेने के लिए जेलेंस्की ने खैरसॉन में मौजूद रूस के एक सैन्य ठिकाने पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। यूक्रेन के इस हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत की आशंका जताई गई। और खबर है कि खैरसॉन के जिस इलाके में यह हमला हुआ वहां रूस की सेना के अधिकारियों की एक बैठक चल रही थी, जहां गिरी मिसाइलों ने 70 से ज्यादा रूसी सैनिकों को घायल कर दिया। वहीं यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस के कुछ सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। हालांकि रूस की तरफ से एक भी सैनिक की मौत की पुष्टि नहीं की गई, पर उसने अपने सैनिकों के बुरी तरह घायल होने की बात जरूर मानी। इधर बीएसएफ की सीमा भवानी टुकड़ी की 39 वीरांगनाओं ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उन्होंने 9 मोटरसाइकिल पर फॉर्मेशन बनाते हुए कर्तव्य पथ पर करीब 1 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चलाई और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। बीएसएफ की सीमा भवानी टुकड़ी की 29 जवानों ने महज 1.5 मिनट के अंदर इस कीर्तिमान को रचा। नहीं, हमें बिल्कुल डर नहीं लगा क्योंकि हमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस दी जाती है। बीएसएफ की सीमा भवानी टुकड़ी से पहले सीआरपीएफ की 37 जवानों ने मोटरसाइकिल पर फॉर्मेशन बनाकर 100 मीटर तक मोटरसाइकिल चलाने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे बीएसएफ की जवानों ने तोड़ दिया। इस बीच यमन की 8 साल पुरानी जंग हर बीतते दिन के साथ तेज होती जा रही है। वहां कब्जा जमाए बैठे हूथी विद्रोही सऊदी अरब के गठबंधन वाली सेना पर आग बबूला हैं। हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर ड्रोन स्ट्राइक करने का आरोप लगाया। और अगर वाकई हमला हुआ है तो हूथी विद्रोही भी ईंट का जवाब पत्थर से देने से नहीं चूकेंगे। हूथी विद्रोहियों ने आरोप लगाया कि उनके कब्जे वाले हुदैदा शहर में सऊदी अरब की गठबंधन सेना ने 5 ड्रोन हमले किए। यमन का हुदैदा शहर लाल सागर से लगता है, वो उसका एक अहम बंदरगाह है। इसी वजह से वहां अपना राज कायम करने के लिए दोनों गुटों के बीच खून खराबा होता रहता है। 2018 में यूएन ने काफी कोशिश के बाद हूथी विद्रोहियों और यमन की सरकार के बीच हुदैदा में सीज फायर लागू करवाया था, लेकिन वहां जमीन पर सही मायनों में शांति कभी नहीं आई। इधर सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया और इसकी जानकारी सीबीआई ने अदालत को दी। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 28 दिसंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा है। 2019 के लोन फ्रॉड से जुड़े केस में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। उधर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अपने 100वें टेस्ट मैच में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। रिकी पॉन्टिंग के बाद ऐसा करने वाले वो ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड मेलबर्न के मैदान पर बनाया। डेविड वार्नर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये उनका 100वां टेस्ट मैच है जिसमें उन्होंने शतक जड़ा। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन से निपटने के लिए जापान अपनी मिसाइलों का जखीरा बढ़ाने की तैयारी में है। जापान को डर है कि चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है, क्योंकि ताइवान के साथ चीन की नजर जापान पर भी है। वो अमेरिका के साथ खड़े जापान पर पहले से भड़का हुआ है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन से इसी खतरे को देखते हुए जापान अमेरिका से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये मिसाइल 2500 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। खबर है कि इस घातक मिसाइल के लिए जापान $200 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 1700 करोड़ रुपए खर्च करेगा।
क्योंकि जापान सागर में मौजूद जापान के कुछ द्वीपों को चीन अपना बताता है, इसलिए दोनों देशों के बीच विवाद है, जिस पर दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से विवाद है। इसके अलावा जापान ने जब से चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 बताकर अपने सैन्य खर्च को दुगना करने का ऐलान किया, तभी से वो चीन के निशाने पर है। इधर जयपुर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कुछ बदमाशों ने न सिर्फ सड़क पर गुंडागर्दी की, बल्कि इसका वीडियो भी फेसबुक पर शेयर किया ताकि लोगों के बीच दहशत फैलाई जा सके। सामने आए वीडियो में वो लोग एक शख्स से गाली गलौज करने के साथ ही उसे बुरी तरह पीटते नजर आए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। 2 गाड़ियों में 5 या 6 व्यक्ति आते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। पुलिस के मुताबिक ये मारपीट किसी पुराने विवाद की वजह से हुई, जिसकी शिकायत मिलने के बाद आरोपियों की तलाश में टीमें रवाना कर दी गईं। उधर डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। अमेरिकी संसद पर हुए हमले की जांच करने वाली संसदीय कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ट्रंप को भविष्य में किसी भी सरकारी पद के लिए चुनाव न लड़ने दिया जाए, क्योंकि जांच कमेटी ने दावा किया कि 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के इशारे पर ही उनके समर्थकों ने संसद पर धावा बोला था। उस हमले में कुछ लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। इससे पहले अमेरिकी संसद की कमेटी ने दावा किया था कि उसके पास इतने सबूत हैं कि ट्रंप के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई आरोपों के तहत केस चलना चाहिए, यहां तक कि उन पर बगावत छेड़ने का गंभीर मुकदमा भी चलना चाहिए। उसी आधार पर कमेटी ने अमेरिकी संसद से सिफारिश की कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे ट्रंप जैसे बागियों को सरकारी पद से दूर रखा जा सके, जबकि ट्रंप 2024 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच दिल्ली में एलजी विनय कुमार सक्सेना ने डीयूएसआईबी के प्रमुख का तबादला कर दिया। उन्होंने रैन बसेरों की बदहाली पर कार्रवाई की। और एलजी विनय कुमार सक्सेना ने डीयूएसआईबी यानी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के प्रमुख का तबादला कर दिया। डीयूएसआईबी यानी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ही रैन बसेरों का इंतजाम करता है। इसी हफ्ते एलजी ने कश्मीरी गेट और यमुना बाजार इलाके के रैन बसेरों का दौरा किया था, जहां हालात रहने लायक नहीं दिखे थे, जिस पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कार्रवाई की। उधर अमेरिका में पाकिस्तान की एक बार फिर बेइज्जती हुई जब उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी 1 हफ्ते तक अमेरिका में मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने उनसे मुलाकात नहीं की। चौंकाने वाली बात यह रही कि एंटनी ब्लिंकन अमेरिका में ही मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान मध्य अमेरिकी देश पनामा के विदेश मंत्री से मुलाकात भी की, लेकिन जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मिलने की बारी आई तो उन्होंने फोन पर बातचीत करके ही काम चला लिया। इस घटना को पाकिस्तान के कई पूर्व राजनयिकों ने अपने देश के लिए शर्मनाक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीख लेने की नसीहत भी दे दी। इस बीच ओमान की राजधानी मस्कट में लगातार आसमान से पानी बरसने के बाद बाढ़ आ गई। वहां बीते कुछ हफ्ते से भारी बारिश हो रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि मस्कट के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर पानी ऐसे बहता दिखा जैसे कोई नदी हो। वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई लोग रास्ते में फंस गए। जो जहां था वहां से टस से मस नहीं हो पाया, क्योंकि किसी की गाड़ी बंद हो गई तो किसी के लिए सड़कों पर बह रहे पानी के बीच से अपनी कार निकालना मुश्किल हो गया। बड़े बड़े ट्रक भी पानी की वजह से बीच रास्ते में फंसे नजर आए। इतना ही नहीं, लोगों के घरों के अंदर भी पानी भर गया। इस बाढ़ में कई लोग ऐसे फंसे कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया गया कि वहां 50 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई। इधर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने हरियाणा के सोहना में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा जहां रुकी वहां 3 लोगों ने घुसने की कोशिश की, जिन्हें यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। कांग्रेस का आरोप है कि ये तीनों वहां घुसे जहां यात्रा रुकी थी और उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल महिला कार्यकर्ताओं के कंटेनरों में भी घुसने की कोशिश की। इस घटना को कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक बताया, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने सोहना पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। उधर रूस के नोवोसिबिर्स्क से एक वीडियो सामने आया जिसमें प्लास्टिक का एक गोदाम आग की भीषण लपटों से घिरा दिखाई दिया। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें प्लास्टिक के उस गोदाम से आग की ऊंची लपटों के साथ जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। यही नहीं, आग इतनी भयानक थी कि उस गोदाम से काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें वहां पहुंच गईं, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि जिस प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी वो करीब 2000 स्क्वायर मीटर में बना था। इधर झारखंड में रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्हें 2016 के दंगा भड़काने और हत्या के मामले में दोषी पाया गया और इसी केस में कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा हुई।
कानून में 2 साल से ज्यादा की सजा पर विधायक को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। झारखंड में ममता देवी कांग्रेस की दूसरी ऐसी विधायक हैं जिनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की गई। इस बीच ताइवान में जरूरी मिलिट्री सेवा का समय 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। ताइवान में हर नागरिक को अपने देश की सेना में सेवा देना जरूरी है, जिस पर चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान की राष्ट्रपति ने बड़ा फैसला लिया और बताया कि ताइवान में जरूरी मिलिट्री सेवा के समय को 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। ये फैसला चीन की ताइवान में बढ़ती घुसपैठ की कोशिश को देखते हुए लिया गया। बीते दिनों चीन की ताइवान को लेकर लगातार बौखलाहट सामने आई। वो ताइवान को अपना क्षेत्र बताता आया है, जबकि ताइवान ने चीन के इस दावे को कभी नहीं माना। 3 दिन पहले ही चीन ने अपने 71 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस में भेजे थे, जिनमें बड़ी संख्या में फाइटर जेट और ड्रोन शामिल बताए गए। दावा है कि ताइवान की एयर स्पेस में चीनी वायुसेना की अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ थी, जिसे चीन ने भी माना और कहा कि उसने ताइवान की एयर स्पेस में स्ट्राइक ड्रिल की थी। ऐसे में ताइवान की राष्ट्रपति ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और रक्षा मंत्रालय के कुछ अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें ताइवान में जरूरी मिलिट्री सेवा के समय को 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। 2024 से ताइवान के नागरिकों के लिए 1 साल की मिलिट्री सेवा देना जरूरी होगा। हालांकि ये नियम साल 2005 के बाद जन्म लेने वाले ताइवान के नागरिकों पर ही लागू होगा और महिलाओं के लिए भी 1 साल की सैन्य सेवा देना जरूरी नहीं है। ताइवान में 2018 में ही जरूरी मिलिट्री सेवा को घटाकर 4 महीने किया गया था, क्योंकि इससे पहले भी ताइवान में हर नागरिक के लिए 1 साल की सैन्य सेवा देना जरूरी था, जिसे 4 साल बाद फिर बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। इस दौरान ताइवान के नागरिकों को हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद जो शख्स सेना में रहना चाहता है उसे एक एग्जाम पास करना होता है। लेकिन अब ताइवान के हर नागरिक को 1 साल की जरूरी मिलिट्री सेवा देनी ही होगी। चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए कदम उठाया गया है। ताइवान की राष्ट्रपति ने जानकारी दी कि यह फैसला ताइवान की सुरक्षा के लिए लिया गया है, ताकि सैन्य सेवा देने वाले नागरिकों को एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग दी जा सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें दुश्मन से लड़ने के लिए जंग के मैदान में उतारा जा सके। उधर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी एनरिक नोकिया से मैदान में लगा स्पाइडर कैमरा आकर टकरा गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में वो फील्डिंग के लिए अपनी जगह पर जा रहे थे, तभी मैदान में लगा स्पाइडर कैमरा बहुत तेजी से आकर उनके सिर पर लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नोकिया जमीन पर गिर पड़े। बताया गया कि यह हादसा कैमरे की केबल टूटने की वजह से हुआ। गनीमत यह रही कि इसमें दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नोकिया को ज्यादा चोट नहीं आई और वो थोड़ी देर बाद उठकर खड़े हो गए। हालांकि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इधर मुंबई से बरेली के लिए उड़े इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान के यात्री 15 घंटे तक भटकते रहे। ये घटना एक दिन पहले की है। मुंबई से उड़ान भरने के बाद घने कोहरे की वजह से ये विमान बरेली पहुंचने के बाद भी लैंड नहीं कर पाया, जबकि इस विमान को मुंबई से करीब 11 बजे उड़ान भरकर 2 बजे बरेली पहुंचना था। लेकिन वो मुंबई से 2 घंटे की देरी से उड़ा और जब बरेली पहुंचा तो घने कोहरे की वजह से लैंड नहीं कर पाया, जिसके बाद पहले वो दिल्ली गया और फिर लखनऊ। वहां से यात्रियों को सड़क के रास्ते बरेली पहुंचाया गया, जिसमें कुल 15 घंटे लग गए। इस बीच यूक्रेन की नौसेना ने दावा किया कि रूस ने काला सागर में एक बार फिर जबरदस्त तैयारी करते हुए 11 जंगी जहाज तैनात कर दिए। इन जंगी जहाजों में 3 ऐसे हैं जिन पर 20 से ज्यादा कैलिबर मिसाइलें तैनात की गई हैं। जिसके बाद यूक्रेन ने आशंका जताई कि रूसी सेना काला सागर के किनारे बसे शहरों पर भीषण हमला बोलने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कई महीनों बाद ऐसा हुआ कि रूस ने काला सागर में अचानक अपने युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी और उनमें कई पर खतरनाक क्रूज मिसाइल कैलिबर को भी तैनात कर दिया। यूक्रेन की नेवी ने दावा किया कि रूस ने एक साथ 11 युद्धपोत काला सागर में उतार दिए और उनमें 3 पर 20 से ज्यादा कैलिबर मिसाइलें भी तैनात कर दी। जिसके बाद यूक्रेन की नौसेना ने दावा किया कि रूस एक साथ 3 से 4 बड़े हमले करने की तैयारी में है। इधर असम के जोरहाट में एक तेंदुए ने शहर में घुसकर ऐसा आतंक मचाया कि वहां दहशत फैल गई। शहर के अलग अलग हिस्सों में इस तेंदुए ने करीब 16 लोगों पर हमला किया, जिसका एक वीडियो देखकर तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में घर की दीवार फांदकर आए उस तेंदुए ने सामने से आ रही एक कार पर जोरदार झपट्टा मारा। गनीमत ये रही कि उसका शीशा बंद था, वरना कार चलाने वाले का बचना नामुमकिन होता। वहीं एक दूसरे वीडियो में वो एक वनकर्मी की कार में घुसा नजर आया, जिसे वहां से निकालने के लिए एक दूसरे वनकर्मी ने हवा में फायरिंग कर दी। इस दौरान उसे ट्रैंकुलाइजर की मदद से बेहोश करने की कोशिश भी नाकाम रही। हालांकि बहुत देर तक पीछा करने के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। उधर ईरान ने हिजाब विरोधी आंदोलनों को भड़काने के आरोप में ब्रिटेन के 7 नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद ईरान ने ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसने ब्रिटेन को सीधी चेतावनी दे दी।
7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ईरान की फौज के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ईरान में लगी आग में ब्रिटेन घी डालने का काम कर रहा है। उन्होंने ब्रिटेन को अंजाम भुगतने तक की धमकी भी दे दी। ईरान में चल रहा हिजाब विरोधी आंदोलन अब तक थमा नहीं है। अब तक ईरान दावा करता रहा है कि इस आंदोलन में अमेरिका और इजराइल का हाथ है, लेकिन अब उसके दुश्मन देशों में ब्रिटेन का नाम भी जुड़ गया, जिसके बाद उसने एक बार फिर आंदोलनकारियों को कड़ी चेतावनी दे दी। साफ कहा कि महिलाओं के लिए हिजाब के नियम में न तो कोई बदलाव है और न ही कोई ढील है, जिसका सीधा मतलब यह कि आंदोलन के दौरान हिजाब जलाने वाली महिलाओं पर कानूनी कार्रवाई होगी। दावा यह है कि पिछले कुछ हफ्तों से ईरान की फौज प्रदर्शनकारियों के साथ नरमी से पेश आ रही थी। कोशिश की जा रही थी कि बिना हथियारों का इस्तेमाल किया आंदोलन को शांत किया जा सके, लेकिन अचानक ईरान की फौज के तेवर तल्ख हो गए। प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी गई कि हिजाब हटाना या जलाना कानूनी जुर्म माना जाएगा। पिछले कुछ दिनों में ईरान की अदालतें प्रदर्शनकारियों को सजाए मौत तक सुना चुकी हैं, जबकि हजारों लोग अभी तक ईरान की अलग अलग जेलों में बंद हैं। जेलों में बंद लोगों पर केवल हिजाब विरोधी आंदोलनों का हिस्सा बनने का आरोप लगाया गया, जिसे ईरान ने सरकार के खिलाफ षड्यंत्र मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान के इस विवाद में इलॉन मस्क की भी एंट्री हो गई। मस्क ने ऐलान किया कि उनकी कंपनी स्टारलिंक की सेवाएं ईरान के लोगों के लिए शुरू कर दी गई हैं। मतलब ये कि ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन कर रहे लोग अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा पाएंगे। ईरान ने पहले भी अमेरिका और इलॉन मस्क को उसके घरेलू मसलों से दूर रहने को कहा था। माना जा रहा है कि मस्क का ये बयान नए बवाल की वजह बन जाएगा। इस बीच खबर है कि ईरान ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करने पर अपने पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी अली दाई की परिवार से हिसाब बराबर किया। आरोप है कि ईरान की सरकार ने यूएई जा रहे दाई के परिवार को प्लेन से जबरन उतरवा दिया और अली दाई के परिवार को उनके हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करने की सजा दे दी। अली दाई ने दावा किया कि उनकी पत्नी और बेटी तेहरान से दुबई उनसे मिलने आ रहे थे, लेकिन जैसे ही ईरान की सरकार को इस बात की भनक लगी, उसने इंटरनेशनल फ्लाइट को रीरूट करवा दिया। प्लेन को बीच सफर में लैंड करवाया गया और उनके परिवार को प्लेन से उतार दिया गया। इधर सेबी ने CFAS नाम की कंपनी पर 3 साल का बैन लगा दिया, क्योंकि CFAS पर आरोप है कि उसने शेयर बाजार के नियमों की अनदेखी की और निवेशकों को बिना सेबी की इजाजत के शेयर बाजार में पैसा लगाने की सलाह दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सेबी ने कंपनी और उसके भागीदारों पर 3 साल का बैन लगा दिया। सेबी ने बताया कि CFAS ने 2014 के जनवरी महीने से 2015 के सितंबर तक निवेशकों से करीब 75.5 लाख फीस वसूली। उधर एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों के बाद अब सऊदी अरब ने भी परेशान होकर चीन से खरीदे गए CH-4 ड्रोन का इस्तेमाल बंद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने जो ड्रोन चीन से खरीदे उनमें बार बार तकनीकी खराबी आ रही थी, जिसने सऊदी अरब की वायुसेना की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि चीन ने अपने इस ड्रोन को दुनिया के सबसे आधुनिक ड्रोन में एक बताकर बेचा था। उसने CH-4 ड्रोन की ऐसी तस्वीर पेश की थी कि सऊदी अरब ने 2014 में एक साथ कई ड्रोन खरीद लिए थे, लेकिन जल्द ही चीन के ड्रोन की सच्चाई सऊदी अरब के सामने आ गई और फिर उसने चीन के सभी ड्रोन कबाड़ की तरह खड़े कर दिए। लेकिन सिर्फ सऊदी अरब को ही चीन ने झटका नहीं दिया, बल्कि इराक ने तो परेशान होकर 10 CH-4 ड्रोन की पूरी फ्लीट को ही अपनी वायुसेना से बाहर कर दिया। जबकि अल्जीरिया के साथ तो और भी बुरा हुआ। उसने चीन पर भरोसा करके 3 CH-4 ड्रोन लिए थे, लेकिन वो तीनों ही क्रैश हो गए। लेकिन चीन ये मानने को तैयार नहीं कि उसने जो ड्रोन दूसरे देशों को बेचे वो उनके लिए मुसीबत साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो इसे दुनिया के बेहद घातक ड्रोन में एक बताता है। चीन दावा करता है कि CH-4 ड्रोन की ताकत देखकर ही कई देश इसे अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहते हैं। चीन के मुताबिक CH-4 ड्रोन 400 किलो विस्फोटक लेकर 40 घंटे तक हवा में रह सकता है और इसकी रेंज करीब 5000 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही CH-4 ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस है। लेकिन अब दुनिया के कई देश चीन के इस ड्रोन से किनारा कर रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चीन ने सपने दिखाकर उन्हें ठग लिया। इधर सुशांत सिंह राजपूत केस में नया दावा सामने आने के बाद उनकी बहन ने CBI से मदद की अपील की। एक रोज पहले ही सुशांत के पोस्टमार्टम के वक्त वहां मौजूद रहने वाले एक कर्मचारी रूप कुमार शाह ने दावा किया था कि उनके शरीर पर चोट के निशान थे, जिसके बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट कर CBI से नए दावे की जांच की अपील की। उन्होंने मुंबई के कूपर अस्पताल के कर्मचारी रूप कुमार शाह को सुरक्षा देने की भी मांग की, जिन्होंने सुशांत के शरीर पर चोट के निशान होने का दावा किया था। वो मार लगेला अलग ढंग के था, हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। उनके इस दावे के बाद उस वक्त बिहार के DGP रहे गुप्तेश्वर पांडे ने फिर साजिश की आशंका जताई। इसमें हमको लगता है दाल में कुछ काला है, वो जरूर छुपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत के फंदे से लटकने के दौरान दम घुटने को उनकी मौत की वजह बताया गया था।
उधर 10 महीने से जारी युद्ध के बीच रूस ने नए साल से पहले यूक्रेन को अल्टीमेटम दे दिया। रूस की तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर उसके प्रस्तावों पर गौर नहीं किया गया तो रूस की फौज बड़ा फैसला ले सकती है, जिसके लिए यूक्रेन को तैयार रहना होगा। ये अल्टीमेटम एक दिन पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने यूक्रेन को दिया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर रूस के प्रस्तावों को यूक्रेन नजरअंदाज करता है और उनकी तरफ ध्यान नहीं देता तो वो कुछ बड़ा करने को मजबूर हो जाएगा। जिसका मतलब ये निकाला जाने लगा कि रूस यूक्रेन पर किसी बड़े हमले की तैयारी में दिख रहा है। सर्गेई लैवरोव ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक दिन पहले ही ये कहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन तब यूक्रेन और पश्चिमी देशों की तरफ से पुतिन के इस ऑफर को ठुकरा दिया गया। खबरें हैं कि ज़ेलेंस्की ने फैसला लिया है कि वो रूस के घुटने टेकने तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि एक तरफ पुतिन बातचीत पर जोर दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ रूस के यूक्रेन पर रॉकेट और मिसाइल हमले थमते नहीं दिख रहे। और यही वजह रही कि ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ डटे रहना बेहतरी समझी। लेकिन ये एकदम उसके उलट है जैसा रूस ने सोचा था। रूस की तरफ से यूक्रेन के सामने प्रस्ताव रखा गया कि वो अपनी फौज को रूस के कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटा ले, ताकि यूक्रेन की वजह से रूस की सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरे का खात्मा किया जा सके। लेकिन ऐसी खबर है कि ज़ेलेंस्की ने रूस के प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन को अल्टीमेटम दिया कि या तो वो रूस की बात को चुपचाप मान ले, नहीं तो रूसी सेना से निपटने को तैयार रहे। इधर करीब 1 साल बाद एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। सीबीआई ने उनकी जमानत पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद एनसीपी नेता अनिल देशमुख का जमानत पर जेल से बाहर आना तय हो गया। मुंबई की आर्थर रोड जेल से वो सुबह रिहा हो सकते हैं। वसूली केस में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पिछले साल नवंबर में हुई थी। उधर भारत और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती से अमेरिका और यूरोप को परेशानी होनी तय है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द भारत और रूस के बीच का कारोबार डॉलर या यूरो की बजाय रुपए में होगा, जिससे अमेरिका और यूरोप दोनों को बड़ा झटका लगेगा। रूस की प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी रशिया टुडे के मीडिया सेंटर में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। मॉस्को में हुए इस कार्यक्रम में साफ हो गया कि भारत और रूस के बीच कारोबारी दोस्ती अभी और बढ़ेगी। 2021 में भारत और रूस के बीच का कारोबार करीब $13 बिलियन था, यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन 2022 में इसने नया रिकॉर्ड बना दिया। इस साल दोनों देशों के बीच का कारोबार $30 बिलियन यानी करीब 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। पिछले साल के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा। कारोबार बढ़ने के पीछे यूक्रेन की जंग बहुत बड़ी वजह बनी। ये दोस्ती अमेरिका और यूरोप को परेशान करने वाली है, क्योंकि भारत और रूस अब रुपए में कारोबार करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। आरबीआई इसका प्रस्ताव तो दे ही चुका है, बहुत जल्द इसका खाका भी सामने आ जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस सेटलमेंट की व्यवस्था रुपए में होते ही भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी छलांग लगाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक एसयूवी ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा उस वक्त हुआ जब मोटरसाइकिल सवार अपने घर जा रहे थे, तभी उस एसयूवी ने टक्कर मार दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल भी जाती दिखी। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ी, सामने से आ रही तेज रफ्तार एक एसयूवी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात करने का फैसला लिया गया था। डीडीएमए के मुताबिक जरूरत पड़ने पर एयरपोर्ट पर अब सिविल डिफेंस स्टाफ की तैनाती की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन की वजह से एक दूसरे को आंख दिखा रहे रूस और नेटो अब किसी भी दिन खुलकर भिड़ सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई यूक्रेन में नहीं होगी। यूरोप में युद्ध का एक नया मोर्चा खुलता दिख रहा है और इस बार सर्बिया और कोसोवो जंग का मैदान बन सकते हैं। बीते कुछ महीने से सर्बिया और कोसोवो युद्ध की बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं और अब दोनों युद्ध की वो दहलीज लांघने के मूड में हैं। सर्बिया ने तो अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दे दिया है। वहीं कोसोवो की तरफ से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने सर्बिया को हालात सुधारने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में अगर सर्बिया और कोसोवो एक दूसरे पर टूटे तो यूक्रेन की जंग महज ट्रेलर बनकर रह जाएगी। दुनिया ऐसी लड़ाई देखेगी जिसमें बड़े बड़े देश एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोसोवो और सर्बिया भले ही यूरोप के छोटे देश हों, लेकिन ये दोनों बहुत बड़ी जंग करा सकते हैं, और वो भी ऐसी जंग जो विश्व युद्ध तक भड़का सकती है। इसकी वजह यह है कि सर्बिया पुतिन का दोस्त है, चीन भी उसके साथ है। दूसरी तरफ कोसोवो के पीछे अमेरिका और नेटो से लेकर पूरा यूरोप खड़ा है। इसलिए अगर सर्बिया और कोसोवो ने एक दूसरे पर एक पत्थर भी फेंका तो उनके साथ ही तोप गोले बरसाने पर उतर आएंगे। यानी जो यूक्रेन में होने से अब तक बचा हुआ है वो अब वाकई हो सकता है, क्योंकि अमेरिका समेत नेटो के 5 ताकतवर देशों ने सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया है।
24 घंटे का अल्टीमेटम। अल्टीमेटम यह कि अगर सर्बिया ने मामला नहीं सुलझाया तो फिर उसे बहुत खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। ऐसा अंजाम जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पुतिन वर्सेस नेटो होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने सर्बिया को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सर्बिया उत्तरी कोसोवो में हो रहे बवाल को रोक ले। अब इस धमकी का एक ही मतलब निकाला जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर सर्बिया ने ऐसा नहीं किया तो नेटो पुतिन के दोस्त सर्बिया पर जंग छेड़ सकता है। लेकिन सर्बिया के सिर पर भी रूस और चीन का हाथ है, इसलिए उसके तेवर भी बात मानने के नहीं बल्कि अपना दम दिखाने के हैं। उधर कोरोना वायरस से बेहाल हो चुके चीन में 10 लाख लोगों की मौत की आशंका जताई गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन की सरकार को लोगों की जान की जरा भी परवाह नहीं दिख रही। लोगों के इलाज के सारे इंतजाम दम तोड़ चुके हैं, लेकिन चीन की सरकार कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील देना बंद नहीं कर रही। मतलब यह कि कोरोना वायरस से बेहाल चीन के लोग पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। इसीलिए चीन के अस्पतालों के अंदर तो क्या, बाहर भी मरीजों की भीड़ जमा हो गई। ये वो मरीज बताए गए जिनके लिए अस्पताल में बेड मौजूद नहीं थे। अस्पताल के अंदर तो हालात और भी भयानक दिखे। रिसेप्शन के आगे की जगह पर कई बेड लगाकर मरीजों के इलाज का इंतजाम किया गया। फर्श पर लिटाकर भी मरीजों के इलाज की एक तस्वीर सामने आई। एक वीडियो भी इंटरनेट पर डाला गया जिसमें अस्पताल का एक कमरा दिखाया गया। बेड के साथ कुछ मरीजों को फर्श पर लिटाकर इलाज किया जा रहा था। कोरोना वायरस के इस खतरनाक विस्फोट ने चीन की ताकत की पोल खोलकर रख दी। अस्पताल में बेड तो क्या, वहां ऑक्सीजन तक की किल्लत पैदा हो गई। बुखार में दी जाने वाली दवाओं की किल्लत तो पिछले 10 दिन से चल रही है। ऊपर से डॉक्टरों और नर्सों की भी भारी कमी है। लेकिन चीन की सरकार को दम तोड़ रहे लोगों की जान से ज्यादा कारोबार की फिक्र है, जिसके लिए अब पूरी दुनिया में चीन की फजीहत होनी शुरू हो गई। क्योंकि बीजिंग में मातम का सन्नाटा पसरा है, तब चीन कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हटाने में लग गया। अब ताजा फैसले के मुताबिक चीन पहुंचने वाले लोगों को क्वारंटीन करने का नियम खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल के जश्न में चीन जरा भी कोताही नहीं करना चाहता। पहले शंघाई के कुछ बाजारों में चकाचौंध और भीड़भाड़ के वीडियो सामने आए थे, लेकिन अब तो बीजिंग में भी कुछ जगहों पर जश्न की तैयारियों के वीडियो इंटरनेट पर डाल दिए गए। दावा यह है कि चीन कारोबार के साथ समझौता करना नहीं चाहता, इसीलिए वहां रोज हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं। लेकिन चीन को फिक्र है तो केवल कारोबार की। माना जा रहा है कि चीन की सरकार अब वहां की जनता से बदला लेने के मूड में है। क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ वहां की जनता ने ही बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था, जिसके बाद चीन की सरकार पाबंदियों में ढील देने पर मजबूर हो गई थी। पाबंदियों में दी गई वही ढील चीन में कोरोना विस्फोट की वजह बन गई। अब हालत यह है कि जो कंटेनर वहां मरीजों को क्वारंटीन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उनमें शवों को रखा जा रहा है, क्योंकि शवों को रखने के लिए कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची। अस्पतालों के मुर्दा घरों में शव रखने के सारे इंतजाम भर गए। फर्श पर रखे शवों की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। हद तो तब हो गई जब अस्पताल में कबाड़ रखने वाले स्टोर रूम तक में फर्श पर शव रखे हुए दिखे। इससे पहले कब्रिस्तानों के बाहर लोगों की लंबी कतारों के वीडियो भी बीजिंग का सच दुनिया को बता चुके हैं। लेकिन चीन ने कोरोना वायरस के कारण एक भी मरीज की जान जाने की बात कबूल नहीं की। इसीलिए WHO के सब्र का बांध भी टूट रहा है। मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द चीन कोरोना से जुड़े सही आंकड़े दुनिया को बताए। हालांकि कोरोना के आंकड़ों पर चुप्पी साधे बैठे चीन में हड़कंप का एक और संकेत मिला। खबर है कि चीन ने अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी। हालांकि कोरोना महामारी आने के बाद से ही चीन की जिद थी कि वो विदेशी वैक्सीन को मंजूरी नहीं देगा, जबकि चीन में बनी वैक्सीन कोरोना वायरस पर कारगर नहीं है। अपनी वैक्सीन की पोल खुलने के बाद चीन ने फाइजर को मंजूरी देने का फैसला लिया। उधर चीन की तरह ब्रिटेन में भी कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ब्रिटेन में इस महामारी की 5वीं लहर की एंट्री के बाद तो हालात तेजी से बिगड़ गए, क्योंकि पिछले हफ्ते ब्रिटेन में रोजाना कोरोना के 40,000 नए मामले सामने आए। खबर है कि इस दौरान 250 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हुई, जिस वजह से वहां के लोग एक बार फिर दहशत में हैं। इस बीच ब्रिटेन सरकार ने ऐलान कर दिया कि वो अगले साल की शुरुआत में कोरोना के आंकड़े रोजाना जारी करना बंद कर देगी। हालांकि कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में कोरोना की 5वीं लहर में सबसे ज्यादा मामले अगले साल जनवरी में ही आएंगे, जिसके बाद इसका असर कम होने की संभावना जताई गई। इधर देश भर के कई अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सफदरजंग अस्पताल पहुंचकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया और डॉक्टरों समेत अस्पताल प्रबंधन से कोरोना से निपटने की तैयारियों की जानकारी ली। केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मॉक ड्रिल के दौरान LNJP अस्पताल पहुंचे। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने के बाद से ही केंद्र सरकार अलर्ट पर है। इसीलिए कोरोना के खिलाफ तैयारियों को परखने के लिए देश भर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। इस बीच कर्नाटक में अब कोरोना के BF.7 वेरिएंट का मुफ्त इलाज होगा। कर्नाटक सरकार ने इसकी जिम्मेदारी 2 अस्पतालों को दी।
जहां ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BF.7 से संक्रमित लोगों का इलाज किया जाएगा, जिसके लिए बेंगलुरु में जिला अस्पताल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बेंगलुरु में विक्टोरिया अस्पताल में कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उधर नाक से दी जाने वाली इनकोवैक वैक्सीन जनवरी से देश भर में मिलनी शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को 23 दिसंबर को मंजूरी दी थी, जिसकी कीमत भी तय कर दी गई। भारत बायोटेक की इनकोवैक वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में लगवाई जा सकेगी, जबकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के वफादार दिमित्री मेदवेदेव ने नए साल पर कुछ सनसनीखेज भविष्यवाणियां करके पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अपनी 10 भविष्यवाणियों में उन्होंने अमेरिका और यूरोप में बर्बादी आने का दावा किया और एक के बाद एक लाइन से अजीबोगरीब ट्वीट कर दिए। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने सबसे खतरनाक भविष्यवाणी अपने दुश्मन नंबर 1 अमेरिका के लिए की। उन्होंने ट्वीट किया कि 2023 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाएगा और टेक्सास जैसे राज्य उससे अलग हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इलॉन मस्क कई राज्यों में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे। दिमित्री मेदवेदेव यही नहीं रुके, उन्होंने यूरोप और ब्रिटेन के भी टुकड़े टुकड़े होने की भविष्यवाणी कर दी। इसके साथ ही मेदवेदेव ने तेल और गैस की कीमतों में उछाल आने का भी दावा किया। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक SUV ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा उस वक्त हुआ जब मोटरसाइकिल सवार अपने घर जा रहे थे, तभी उस SUV ने टक्कर मार दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल भी जाती दिखी। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ी, सामने से आ रही तेज रफ्तार एक SUV ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। उस SUV की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोग काफी दूर जा गिरे। इस हादसे में दोनों लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी तरीके से जान से मारने की कोशिश की गई थी गाड़ी से। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। साक्ष्य संकलन के आधार पर विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आरोप लगाया गया कि पुरानी रंजिश की वजह से गाड़ी से हमला किया गया। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रमीज राजा की छुट्टी एक नए बवाल की वजह बन गई। रमीज राजा ने धमकी दी है कि वो पाकिस्तान की सरकार की पोल पूरी दुनिया के सामने खोलेंगे और ये बताएंगे कि उन्हें किस तरह गैर कानूनी तरीके से पद से हटा दिया गया। पिछले हफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ बड़े बदलाव हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पद से रमीज राजा की छुट्टी इन्हीं बदलावों में एक है। जिस दिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 0-3 से हारी, उसके अगले ही दिन रमीज राजा की छुट्टी होने की खबर आ गई। हालांकि माना जा रहा है कि टेस्ट सीरीज में हार रमीज राजा की छुट्टी की वजह नहीं बना, बल्कि रमीज राजा के लिए भारत से पंगा लेना भारी पड़ गया। रमीज राजा ने भारत को धमकी दी थी कि वो अगले साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप पर भारत ने बड़ा फैसला किया था। भारत ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एशिया कप पाकिस्तान से बाहर कराए जाने का फैसला हुआ। लेकिन एशिया कप की मेजबानी छीनते ही रमीज राजा ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर एशिया कप से भारत दूर हटा तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। नए चेयरमैन नजम सेठी ने इस मुद्दे पर नरमी दिखाई और फैसला वहां की सरकार पर छोड़ दिया। इधर नए साल के मौके पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पर्यटकों की भीड़ से ट्रैफिक जाम हो गया। बताया गया कि बीते 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा सैलानी कुल्लू पहुंचे, जिसकी वजह से शहर की सड़कों पर जगह जगह जाम लग गया। कई लोग बीच रास्ते में ही फंस गए और ट्रैफिक पुलिस के लिए भी इतनी बड़ी तादाद में कुल्लू पहुंचे लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। दिशा निर्देश उनकी खुद की सुरक्षा के लिए, उनकी मदद के लिए ही दिए जाते हैं। जहां जैम के हालात को बनने से रोकने के लिए पुलिस के 150 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। इस बीच रूसी मीडिया ने दावा किया कि रूस की नौसेना को जल्द ही नई हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत मिलने वाली है। पुतिन ने फैसला लिया है कि वो रूस की वायुसेना को लंबी दूरी तक मार करने वाली आधुनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस करेंगे, ताकि रूस की नौसेना के बेड़े में इन खतरनाक मिसाइलों के शामिल होते ही उसकी शक्ति में जबरदस्त इजाफा हो। इससे पहले भी पुतिन दावा कर चुके हैं कि उनकी जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है और ये मिसाइलें रूस की नौसेना के बेड़े में अगले साल जनवरी में शामिल हो जाएंगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि रूस अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में तेजी से आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें जुटा रहा है, ताकि हमला करते ही दुश्मन की जमीन पर तबाही के निशान के अलावा कुछ न बचे। इसलिए पुतिन लगातार अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और उसी का नतीजा है कि रूस की नौसेना जल्द ही नई हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हो जाएगी। हाइपरसोनिक मिसाइलें अपनी तेज रफ्तार के कारण रडार की पकड़ में भी नहीं आती। इसलिए खबरें हैं कि ये मिसाइलें रूस की परमाणु ताकत बढ़ाने का ही एक हिस्सा है। कहा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति ने यह कदम ऐसे समय में उठाया जब कई बार चेतावनी देने के बाद भी पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे और उसे लगातार खतरनाक हथियारों की सप्लाई करने में जुटे हैं। उधर
गुजरात के नडियाद में बीएसएफ जवान की हत्या के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी हैं, जिन पर बीएसएफ जवान की हत्या का इल्जाम है। बीएसएफ जवान पर हमला तब हुआ जब वो आरोपी के घर अपनी बेटी के एक वायरल वीडियो की शिकायत लेकर पहुंचा। दावा है कि इसी दौरान उनके बीच कहासुनी और मारपीट हुई। साथों साथ अक्यूज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस हमले में जवान की उसी जगह मौत हो गई। इधर राहुल गांधी पर सलमान खुर्शीद ने एक ऐसा बयान दिया कि बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं पर चाटुकारिता का आरोप लगा दिया। ऊपर से कुछ संगठनों ने इसे भगवान के अपमान से भी जोड़ दिया। मतलब बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना राम से और खुद की तुलना भरत से की। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे। कड़ाके की ठंड में केवल टी शर्ट पहनकर यात्रा करने के लिए उन्होंने राहुल को तपस्वी तक कह दिया। हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगले दौर में उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। लेकिन राहुल के यूपी पहुंचने से पहले ही उनकी यात्रा का नाता विवादों से जुड़ गया। यहां तक कि अयोध्या के संतों ने भी सलमान खुर्शीद के बयान पर नाराजगी जताई और इसे भगवान का अपमान बता दिया। इष्ट देवता हैं हमारे जो सनातन धर्म के हैं, उनको इस रूप से मानव में जोड़ना गलत है। जबकि बीजेपी ने इसे चाटुकारिता बताने में देर नहीं की। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो चाटुकारिता करने में कोई कमी नहीं रखी। भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी के गाजियाबाद में पहुंचेगी। उधर मुंबई की एसी लोकल ट्रेन में कुत्ते के टहलने की एक तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर चर्च गेट से बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन की बताई गई, जिसमें एक कुत्ता टहलता नजर आया। एसी लोकल ट्रेन में कुत्ते के टहलने की तस्वीर राम मंदिर रोड और गोरेगांव स्टेशन के बीच की बताई गई, जिसे ट्रेन के किसी यात्री ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। इस बीच पश्चिम एशिया के देश बहरीन में इजरायल का विरोध शुरू हो गया। बहरीन इजरायल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने में लगा है, लेकिन वहां के लोगों को बहरीन और इजरायल की करीबी बिल्कुल रास नहीं आ रही। इसलिए वो राजधानी मनामा में इजरायल के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरा है। लोगों के मन में इजरायल के खिलाफ इतना गुस्सा था कि वो इजरायल को मौत देने के नारे लगा रहे थे। ये ताजा विरोध प्रदर्शन तब हुए जब बहरीन में यहूदी त्योहार हुनक्का मनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे फिलिस्तीन के लोगों के साथ धोखा माना और हंगामा खड़ा कर दिया। बहरीन में शिया मुस्लिम लोग बहुसंख्यक हैं, लेकिन वहां का राज परिवार सुन्नी है। दशकों से अरब देशों और इजरायल के बीच दुश्मनी रही, लेकिन 2 साल पहले बहरीन ने इजरायल के साथ समझौता कर लिया, जिसे वहां के लोग पचा नहीं पा रहे। इधर उत्तर प्रदेश में कई जगहों के नाम फिर बदल दिए गए। यूपी सरकार के जगहों के नाम बदलने के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई, जिसके बाद गोरखपुर के मुंडेरा बाजार का नाम चौरी चौरा, जबकि देवरिया के तेलिया अफगान का नाम तेलिया शुक्ल होगा। उधर सऊदी अरब ने भी आतंकी हमले की आशंका की वजह से पाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देश अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुके हैं और ये आशंका जता चुके हैं कि इस्लामाबाद पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इससे पहले 23 दिसंबर को शहर के एक रिहायशी इलाके में आत्मघाती हमला हुआ था। इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने पाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया। और अब सऊदी अरब ने भी अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर सावधानी बरतने और पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि 2008 की तरह ही आतंकी इस्लामाबाद के मैरियट होटल को एक बार फिर निशाना बना सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान के आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मकरान गिरोह से हाथ मिला लिया, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि ये दोनों आतंकी संगठन लामबंद होकर किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसके संकेत तब मिले जब 23 दिसंबर को इस्लामाबाद में एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीटीपी ने ली। उसने ये भी ऐलान किया कि मकरान गिरोह ने उससे हाथ मिला लिया है। मकरान गिरोह बलूचिस्तान के मकरान डिवीजन में सक्रिय है। ये बलूचिस्तान के उन इलाकों में से है जो पहले से ही बलोच विद्रोहियों की कार्रवाई से प्रभावित है। यही नहीं, ग्वादर भी मकरान डिवीजन का हिस्सा है। ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले रास्ते भी यहीं से होकर गुजरते हैं और अगर इस इलाके पर टीटीपी का कब्जा हो गया तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इधर दिल्ली नगर निगम एमसीडी में बीजेपी भी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेगी। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था और उसके अगले ही दिन बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। पार्टी की तरफ से रेखा गुप्ता ने मेयर, जबकि कमल बागड़ी ने डिप्टी मेयर का पर्चा भरा। पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। 6 जनवरी को होने वाली एमसीडी की बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। उधर दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने नया दांव खेला। उसने इन दोनों पदों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय ने मेयर और आले मोहम्मद ने डिप्टी मेयर पद के लिए पर्चा भरा था।
जिसके अगले दिन पार्टी ने आशु ठाकुर को मेयर और जलज कुमार को डिप्टी मेयर पद के लिए उतार दिया, ताकि अगर किसी वजह से पहले घोषित 2 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द हो जाए तो नए चेहरे एमसीडी में इन पदों के लिए चुनाव लड़ सकें। इस बीच तुर्की ने अब अपने पड़ोस में मौजूद टापू देश साइप्रस को आंखें दिखानी शुरू कर दी। तुर्की ने आरोप लगाया कि साइप्रस इलाके में टेंशन बढ़ा रहा है। पिछले हफ्ते ही इटली और फ्रांस की एनर्जी कंपनियों को साइप्रस के पास नेचुरल गैस का नया भंडार मिला था। उसी पर तुर्की ने साइप्रस को धमकी दे दी और कहा कि साइप्रस एक तरफा तौर पर समंदर से गैस नहीं निकाल सकता। बात असल में यह है कि साइप्रस 2 हिस्सों में बटा हुआ है। उसके उत्तरी हिस्से पर तुर्की का कब्जा है, जिसे सिर्फ तुर्की ही अलग देश कहता है। वहीं टापू के दक्षिणी हिस्से में ग्रीक मूल के लोगों का दबदबा है, जिन्हें ग्रीस का समर्थन हासिल है। ऐसे में तुर्की ने आरोप लगाया कि गैस के भंडार पर उत्तरी साइप्रस का भी हक है, लेकिन दक्षिणी साइप्रस की हरकत ने इलाके में टेंशन बढ़ा दी है। इधर यूपी में निकाय चुनावों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार अगर निकाय चुनाव कराना चाहे तो आरक्षित सीटों को सामान्य सीटें मानकर चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला आते ही यूपी सरकार पर विपक्ष के हमले तेज हो गए। सरकार ने निकाय चुनाव से पहले ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का ऐलान किया था, लेकिन हाई कोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई संस्थाओं ने याचिकाएं दायर कर दी। आरोप लगाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम तय किए हैं उनका पालन यूपी सरकार ने नहीं किया। हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने तक चुनाव पर रोक लगा दी थी, लेकिन जब सुनवाई पूरी हुई तो यूपी सरकार के फैसले को गलत बता दिया गया। कोर्ट का फैसला आते ही समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को ओबीसी समुदाय का विरोधी बता दिया और जानबूझकर अदालत में सरकार का पक्ष कमजोर करने का आरोप लगाया। इसलिए जानबूझ के एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानते हुए भी आरक्षण की व्यवस्था में पेश को ढीला छोड़ दिया था। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर यह संकेत दिया कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उधर दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला और एक 3 साल का बच्चा शामिल है, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर एकदम छत गिरी, फिर बच्चे थे सब दब गए उसके नीचे। जिस मकान की छत गिरी वो काफी पुराना है और लंबे समय से उसकी मरम्मत नहीं हुई। हादसे के बाद वहां जुटे लोगों ने रेस्क्यू में दमकल विभाग की मदद की। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस में तैनात रूस की इस्कंदर मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं। इन मिसाइलों को रूस ने पिछले महीने ही वहां तैनात किया था, जो अब यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए तैयार है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कुछ दिनों में रूस यूक्रेन के शहरों पर इस्कंदर मिसाइलों से हमला बोल देगा। इससे पहले पुतिन ने बेलारूस में छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात की थी, जिनकी रेंज करीब 150 किलोमीटर तक थी। लेकिन अब बेलारूस की जमीन पर रूस की इस्कंदर मिसाइलें हमले के लिए तैयार हैं, जो करीब 500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट ध्वस्त करने की ताकत रखती हैं। दावा यह है कि रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दुश्मन की मिसाइलें ढेर करने के लिए तैयार है। इधर असम के डिब्रूगढ़ जिले में बारिश और ओले गिरने के बाद ठंड बढ़ गई। ओले गिरने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हर जगह ओले गिरते दिखे। असम के डिब्रूगढ़ जिले में सड़कों से खेतों तक ओले ही ओले बिछे नजर आए। ओले गिरने से तापमान में भी गिरावट आ गई। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। इस बीच कनाडा के टोरंटो में मरीज की जान बचाने के लिए फेफड़ों की डिलीवरी एक ड्रोन से की गई। उस ड्रोन ने 1.5 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 5 मिनट में तय की और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक आसानी से फेफड़ों को मरीज तक पहुंचा दिया गया। मरीज तक फेफड़े पहुंचाने के लिए टोरंटो की हेल्थ नेटवर्क यूनिवर्सिटी की एक टीम ने एक बॉक्स में रखकर ड्रोन में लगा दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आने वाला साल पुतिन की जिंदगी का आखिरी साल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उसकी दवाइयां पश्चिमी देशों से आती हैं और रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से उनका पुतिन तक पहुंचना अब मुश्किल हो गया। ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की कैंसर की दवाइयां यूरोप के देशों से आती हैं, लेकिन यूक्रेन पर किए हमले की वजह से उन देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जो दवाइयां पुतिन के पास अभी मौजूद हैं, उनसे साल भर का वक्त भी मुश्किल से कट पाएगा। यानी अगर अगले साल तक पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंध न हटे तो पुतिन की जान खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि खबर यह भी है कि पुतिन की हालत को देखते हुए उन्हें सत्ता से हटाने की तैयारी भी तेज हो चुकी है और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के लिए दवाइयों का इंतजाम कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इधर हरियाणा के रेवाड़ी में एक ही रात में चोरों ने करीब 8 दुकानों के ताले तोड़कर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक चोर दुकान में रखा कैश चोरी करते हुए नजर आया। वारदात को 6 चोरों ने मिलकर अंजाम दिया। पहले उन्होंने दुकान का ताला तोड़ा, फिर कैश लेकर फरार हो गए। चोरों ने रेवाड़ी में करीब 8 दुकानों को अपना निशाना बनाया। प्रशासन की लापरवाही मानो इसको। लोगों का आरोप है कि इलाके में न ठीक से रोशनी की व्यवस्था है, न ही पुलिस गश्त लगाती है, जबकि 200 मीटर की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है। इस बीच बिहार में गया के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसा गया के नजदीक टनकुप्पा रेलवे स्टेशन पर हुआ, जहां मालगाड़ी पटरी से उतरने की वजह से ट्रेन सेवा ठप हो गई।
जिसका सीधा असर हावड़ा से नई दिल्ली तक की रेलवे लाइन पर पड़ा। ट्रेन सेवा ठप होने की वजह से यात्रियों को भी बीच रास्ते में ही उतरना पड़ा। ऐसे जाएंगे मालूम भी नहीं है, कब जाएंगे ये भी मालूम नहीं है। ट्रेन सेवा ठप होने की वजह से 9 ट्रेनों के रास्ते बदल दिए गए। उधर खबर है कि दक्षिण कोरिया के कई हिस्सों में दिमाग को खोखला करने वाला एक अमीबा पानी में फैल गया। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इससे एक शख्स की मौत भी हो गई, जिससे वहां दहशत मच गई। डॉक्टरों के मुताबिक नेग्लेरिया फ्लोराई नाम के इस अमीबा का पानी में फैलना कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अमीबा नाक के रास्ते दिमाग तक पहुंचता है और दिमाग के टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है। ब्रेन टिश्यू नष्ट होने से दिमाग में सूजन आ जाती है, जिससे मरीज की मौत तक हो सकती है। डॉक्टरों का मानना है कि ये अमीबा नदी, तालाब, स्विमिंग पूल के पानी और साथ ही साथ घर में मौजूद गीजर के पानी में भी हो सकता है, जिसके शरीर में घुसने से सिरदर्द, बुखार, उल्टी और यहाँ तक कि कोमा में जाने का खतरा भी होता है। इसके अलावा 5 से 18 दिनों के अंदर मरीज की जान तक जा सकती है। इधर टीवी एक्ट्रेस तुनिशा की मौत के बाद का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग उन्हें टीवी सीरियल के सेट से अस्पताल की तरफ ले जाते दिखाई दिए, जिनमें इस केस के मुख्य आरोपी और तुनिशा के साथी कलाकार शिजान भी नजर आए। इस सीसीटीवी वीडियो में 3 लोग तुनिशा का शव लेकर भागते नजर आए, जिनमें सबसे पीछे शिजान भी दिखाई दी। वो तो सीरियल के सेट से सीधा अपने कॉस्ट्यूम में ही अस्पताल पहुंच गए। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो तुनिशा की मौत के ठीक बाद का है, जब उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए कार से ले जाया गया। उधर मध्य प्रदेश में अब लोग बिना किसी रोक टोक के घर पर शराब पार्टी कर सकेंगे, क्योंकि सरकार ने लोगों को 500 रुपए में शराब पार्टी का लाइसेंस देने का फैसला कर लिया, जिसके बाद 500 रुपए में मध्य प्रदेश सरकार से लाइसेंस मिलने पर लोग शराब पार्टी का लुत्फ घर पर ही उठा सकेंगे। उन्हें न तो पुलिस पकड़ेगी, न ही आबकारी विभाग कोई कार्रवाई करेगा, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। यही नहीं, अगर कोई बारात घर या कम्युनिटी हॉल में शराब परोसना चाहेगा तो उसे 5000 रुपए और होटल के लिए 10,000 रुपए भरने होंगे। इस बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भूख से परेशान एक आदमी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भाषण बीच में ही रोक दिया। यह घटना तब हुई जब शहबाज शरीफ एक सभा में विकास परियोजनाओं के बारे में बोल रहे थे। तभी भूख से परेशान एक आदमी वहां खड़ा होकर चिल्लाने लगा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें वो आदमी हाथ हिलाते हुए नारेबाजी करता दिखाई दिया। इसके बाद शहबाज शरीफ को अपना भाषण रोकना पड़ा। बाद में उन्होंने उस आदमी को जल्द खाना देने का भरोसा दिया। असल में पाकिस्तान भयानक आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान में रोटी का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि वहां आटे की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। यही नहीं, पाकिस्तान में गेहूं, चावल और तेल की भी भारी कमी है। बैठ जाना जी, अब इंशाल्लाह खाना मिल जाएगा, भी फिक्र ना करें इंशाल्लाह। उधर पुतिन के एक और आलोचक पावेल अंतव की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वो अपना 66वां जन्मदिन मनाने के लिए भारत आए हुए थे, लेकिन ओडिशा के रायगढ़ जिले में मौजूद एक होटल की खिड़की से गिरकर अचानक उनकी मौत हो गई। पावेल अंतव की मौत से 3 दिन पहले ही उनके एक दोस्त की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। वो भी उनके साथ भारत पहुंचे थे। पावेल अंतव रूस के व्लादिमीर क्षेत्र से सांसद थे और 2019 में रूस के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले नेता रहे थे। वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन करने वाली पार्टी यूनाइटेड रशिया से जुड़े रहे हैं। हालांकि यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद उन्होंने कई बार पुतिन की आलोचना भी की थी। और खबर है कि बीते दिनों उन पर इतना दबाव बनाया गया कि सोशल मीडिया पर उन्हें पुतिन के खिलाफ की गई एक पोस्ट को डिलीट करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने इसे गलतफहमी बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी और खुद को पुतिन का समर्थक करार दिया था। पावेल अंतव की मौत की जानकारी मिलने पर ओडिशा पुलिस रायगढ़ में मौजूद उस होटल में पहुंची। पुलिस के मुताबिक पावेल अंतव की मौत होटल की 3री मंजिल से गिरने से हुई और पुलिस को उनका शव होटल के बाहर खून से लथपथ मिला था, जिसके बाद से पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। इधर दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला अपने घर में काम करने वाली लड़की की पिटाई करती नजर आई। इससे पहले वो लिफ्ट में उसे जबरन अपने साथ ले जाती दिखाई भी दी, जबकि वो लड़की उस महिला के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उसे किसी तरह अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ी रही। उसने इस लड़की को अपनी बाह में पकड़ रखा था ताकि वो भाग न सके। इसके बाद वो लिफ्ट से बाहर उसे घसीटते हुए ले जाती नजर आई। आरोप है कि उसने लड़की की जमकर पिटाई भी की। बाद में जब ये वीडियो सामने आया, तब पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। शेफाली कॉल के यहाँ एज ए डोमेस्टिक हेल्प काम करती है। उसको शेफाली कॉल द्वारा बंधक बनाया गया और मारपीट करी गई। उधर गुजरात के बनासकांठा में बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ने का दावा किया। बताया गया कि घुसपैठिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बनासकांठा जिले के नडाबेड सीमा पर लगे तारों को पार कर रहा था। तभी वो बीएसएफ जवानों के हत्थे चढ़ गया। बीएसएफ के मुताबिक पूछताछ में उसने खुद को पाकिस्तान का रहने वाला बताया। हालांकि उसने किस मकसद से घुसपैठ की, इसका पता नहीं चल पाया। खंजर चमका, रात का सीना चाक हुआ।
खंजर चमका रात का, सीना चाक हुआ, जंगल जंगल सन्नाटा सफ्फाक हुआ। 100 बात की एक बात कही जेब ने, जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, मैं भी धोखा खाकर कुछ चालाक हुआ। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।